समय की कीमत को समझना है तो खुद को समय पर साबित करो। अमूल्य क्षणों का सही उपयोग ही सच्ची सफलता का संकेत है। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ हमारा अमूल्य समय फिर से आ गया है लेकर युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें युवाओं के लिए होती है महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रेरणात्मक बातें और मनोरंजन। तो दोस्तों, कीजिए स्वीकार मेरा यानी आपकी रेडियो हमसफर सोनम गुदवारे का प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, कार्यक्रम की ओर चलते हैं, जिसमें आज की बात का हमारा विषय है कि याद रखें, यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो गई है तो वह आसानी से परमानेंटली डिलीट नहीं होती। इसके बाद होगा कार्यक्रम का अगला क्रम, इनसे मिलिए, जिसमें सुनवाएंगे आपको सिविल इंजीनियरिंग के छात्र ललित साहू से बातचीत। इसके बाद कार्यक्रम में अगला क्रम होगा साइबर जगत, जिसमें बात होगी साइबर ठगी के नए नए तरीकों पर। इन सब के साथ होंगे कुछ फिल्मी गीत जो हमारा और आपका खूब मनोरंजन करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत, जिसको अपनी आवाज में पिरोया है राहत फतेह अली खान ने, लिखा है जयदीप साहनी ने, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और फिल्म है आजा नचले। ललित जी, नजरें बोले दुनिया बोले दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान, चलना हिस्से इश्क नया
पिया पैरों पे अंगारों चलते रहे चलते रहे लगता है कि गैरों में मैं पलती रही ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा दुश्मन मेरा है और पिया और पिया और पिया और पिया और पिया और पिया ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की। ओह लवली, वेल डन। बिजनेस लोन अप्रूव्ड। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। बड़े इरादों का घर है बनाना। तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया शहर में मेहनत करके गांव में अपना घर बनवा रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं। कैसन बात बिरजू? यही कि घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पे डाल हम शहर पुर हो जाएंगे। फिर तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सही बोले भैया। घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नमस्ते और स्वागत है आपका छोटे नुस्खे लंबी राहत में। आज हम बात करेंगे OTC दवाओं से एसिडिटी का इलाज, क्यों आपको खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष लश्कारे, कंसल्टेंट फिजिशियन, गंज एरिया बैतूल, जो हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। बहुत से लोग डॉक्टर की बिना सलाह के OTC या एंटासिड किसी मेडिसिन या PPI उपयोग कर लेते हैं, मगर वो ये नहीं समझते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का उपयोग करने से GERD या इसोफेगस की कोई भी अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है या उनके लक्षण चुपचाप आ सकते हैं। गलत या लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के एसिडिटी की दवाइयां लेना एक खतरनाक परिणाम पेशेंट के अंदर ला सकता है। यदि एसिडिटी आपको लगातार हो रही हो तो बिना सोचे समझे OTC दवाइयां दुकान से जाकर लेने के बजाय अपने डॉक्टर को दिखाइए, लक्षणों का परीक्षण कराइए और उनकी सलाह से अपना इलाज जरूर रखिए, तभी आप स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। दोस्तों, अगर एसिडिटी बार बार तकलीफ दे रही है तो इसे नजरअंदाज मत करिए, विशेषज्ञ से सलाह लें या आप डॉक्टर मनीष लश्कारे हॉस्पिटल गंज एरिया बैतूल से भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। तो बढ़ते हैं आज की बात की ओर। यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो जाती है तो आसानी से परमानेंटली डिलीट नहीं होती। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में हमारे जीवन का हर पहलू किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे वह मोबाइल फोन की बातचीत हो, CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर में सेव की गई फाइलें हो या इंटरनेट पर साझा की गई जानकारी। यह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड होती है, लेकिन क्या इन्हें पूरी तरह से स्थायी रूप से मिटाया जा सकता है? इसका उत्तर है जी नहीं, आसानी से तो बिल्कुल नहीं।
आइए समझते हैं ऐसा क्यों। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वह कोई भी सूचना होती है जिसे डिजिटल रूप में सेव किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, मोबाइल मेमोरी, सीसीटीवी रिकॉर्डर, सर्वर आदि में। बहुत से लोगों का मानना होता है कि जब कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वह खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह फाइल सिर्फ हमारे सामने से हट जाती है। असल में वह सिस्टम की मेमोरी में बनी रहती है जब तक कि उस जगह पर नया डेटा न लिख दिया जाए। इस प्रक्रिया को डाटा रेसिड्यूअल कहा जाता है, यानी डिलीट किया गया डेटा पीछे छूट जाता है और तकनीकी रूप से उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आजकल की टेक्नोलॉजी में डाटा सिर्फ एक जगह नहीं रहता, वह क्लाउड, सर्वर, फोन, लैपटॉप, बैकअप ड्राइव आदि में सेव हो सकता है। सीसीटीवी कैमरे जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वह हार्ड ड्राइव में सेव होती है। आप भले ही फाइल डिलीट कर दें, लेकिन यदि वह हार्ड ड्राइव सही हालत में है तो एक्सपर्ट उस फाइल को फिर से निकाल सकते हैं। यही बात मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पर भी लागू होती है। दोस्तों, किसी क्रिमिनल ने चैट्स डिलीट की हो, लेकिन डाटा रिकवरी से वह फिर से सामने आ जाती है। मोबाइल लोकेशन, कॉल लॉग्स, सीसीटीवी फुटेज सब इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की असफलता ही है जो पुलिस और एजेंसियों को अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, इन सब बातों का मतलब यह है कि इस डिजिटल युग में एक बार कोई जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड हो गई तो उसे पूरी तरह और स्थायी रूप से मिटाना एक जटिल प्रक्रिया है। सिर्फ डिलीट बटन दबाने से वह जानकारी खत्म नहीं होती। जब तक उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग न हो, वह जानकारी हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रह सकती है। इसलिए हमें अपने डेटा की सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए, सोच समझकर ही अपनी जानकारी शेयर करनी चाहिए और जब डिलीट करें तो इस भ्रम में न रहे कि वह सचमुच खत्म हो गई है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक और प्यारे से गीत का, जो है फिल्म ताल से। इसमें आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।
वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 144447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। 12वीं के बाद फार्मेसी में करियर का सपना, तो इंतजार किस बात का। श्री बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी आमला में डी फार्म में प्रवेश प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें श्री बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी आमला। कॉल करें 9425658858 पर। नमस्ते और स्वागत है आपका छोटे नुस्खे लंबी राहत में। आज हम बात करेंगे ओटीसी दवाओं से एसिडिटी का इलाज, क्यों आपको खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष लश्कारे, कंसल्टेंट फिजिशियन, गंज एरिया बैतूल, जो हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। बहुत से लोग डॉक्टर की बिना सलाह के ओटीसी या एंटासिड जैसी मेडिसिन तथा पीपीआई उपयोग कर लेते हैं, मगर वो ये नहीं समझते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का उपयोग करने से जीआरडी या ईसोफेगस की कोई भी अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है या उनके लक्षण चुपचाप आ सकते हैं। गलत या लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के एसिडिटी की दवाइयां लेना एक खतरनाक परिणाम पेशेंट के अंदर ला सकता है। यदि एसिडिटी आपको लगातार हो रही हो तो बिना सोचे समझे ओटीसी दवाइयां दुकान से जाकर लेने के बजाय अपने डॉक्टर को दिखाइए, लक्षणों का परीक्षण कराइए और उनकी सलाह से अपना इलाज जरूर रखिए, तभी आप स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। दोस्तों, अगर एसिडिटी बार बार तकलीफ दे रही है तो इसे नजरअंदाज मत करिए, विशेषज्ञ से सलाह लें या आप डॉक्टर मनीष लश्कारे हॉस्पिटल गंज एरिया बैतूल से भी सलाह ले सकते हैं। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया बहुत मेहनत की, पर लोग कहते हैं कि हमसे परिवार की देखभाल में कसर रह गई। अपनों के खातिर तो शहर काम ढूंढने गए थे। जी भैया, अपनी कमाई से आज परिवार के लिए घर बनवा रहे हैं। और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक चुनकर तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। सही कहा भैया। जे बात, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नमस्ते और स्वागत है आपका छोटे नुस्खे लंबी राहत में। आज हम बात करेंगे ओटीसी दवाओं से एसिडिटी का इलाज, क्यों आपको खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष लश्कारे, कंसल्टेंट फिजिशियन, गंज एरिया बैतूल, जो हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। बहुत से लोग डॉक्टर की बिना सलाह के ओटीसी या एंटासिड जैसी मेडिसिन तथा पीपीआई उपयोग कर लेते हैं, मगर वो ये नहीं समझते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का उपयोग करने से जीआरडी या ईसोफेगस की कोई भी अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है या उनके लक्षण चुपचाप आ सकते हैं। गलत या लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के एसिडिटी की दवाइयां लेना एक खतरनाक परिणाम पेशेंट के अंदर ला सकता है। यदि एसिडिटी आपको लगातार हो रही हो तो बिना सोचे समझे ओटीसी दवाइयां दुकान से जाकर लेने के बजाय अपने डॉक्टर को दिखाइए, लक्षणों का परीक्षण कराइए और उनकी सलाह से अपना इलाज जरूर रखिए, तभी आप स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। दोस्तों, अगर एसिडिटी बार बार तकलीफ दे रही है तो इसे नजरअंदाज मत करिए, विशेषज्ञ से सलाह लें या आप डॉक्टर मनीष लश्कारे हॉस्पिटल गंज एरिया बैतूल से भी सलाह ले सकते हैं। इस प्यारे से गीत के बाद अब कार्यक्रम में अगला क्रम है इनसे मिलिए, जिसमें सुनवाते हैं आपको ललित साहू से ये भेंट वार्ता। ललित जी नमस्कार। नमस्कार।
आपका हमारे कार्यक्रम युवावाणी में स्वागत है। तो आप पहले अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा नाम नदेश साहू है और मैंने सिविल इंजीनियर से पॉलिटेक्निक किया है। ललित जी, श्रोताओं को ये बताइए कि आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चुना? देखिए, जो भारत देश है अपना, वो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी वो डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से। वहाँ पे ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बहुत से संगठन है, PWD है, CPWD है, प्रोजेक्ट रन हो रहा है फिलहाल में। जैसे चेनाब ब्रिज कश्मीर का सबसे ऊंचा हाईएस्ट ब्रिज है रेलवे में, और बहुत से प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल एरिया है मुंबई का। इस कारण से मुझे लगा कि इसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है, मुझे इंटरेस्ट भी था, इस कारण से मैंने इसे चुना। इंजीनियरिंग में और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मतलब जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग है, तो और कैसे कैसे इंजीनियरिंग होती है अलग अलग प्रकार की? इंजीनियरिंग बहुत प्रकार की होती है। देखिए, एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, जिसमें हम मशीन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स की स्टडी करते हैं, और कंप्यूटर साइंस जो फिलहाल में बहुत ज्यादा उसमें है चर्चा में, बहुत से लोग उसे चुन रहे हैं आज भी। IT सेक्टर में जाने का उसमें मौका मिलता है उसमें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो मतलब आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा उसका मान रहे हैं। एक ऐसा रोबोटिक प्रोग्राम जो ह्यूमन बीइंग से भी इंटेलिजेंस है, इस टाइप का प्रोग्राम। और होती है केमिकल इंजीनियरिंग होती है, एरोनॉटिकल होती है जो स्पेस वगैरह में जाते हैं उस पे, और बहुत सी फील्ड में इंजीनियरिंग होती है। तो इसमें आपके सिविल इंजीनियरिंग में काम कैसा होता है? काम इसमें बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये रोड्स वगैरह हो गई, ये वाटर सप्लाई हो गई, इनकी फोरकास्टिंग करके प्रोजेक्ट बनाना, एस्टिमेशन करना, और स्ट्रक्चर पे लोड कितना चल रहा है उसे टेस्ट करके उस हिसाब से स्ट्रक्चर जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट है उतने साल के लिए डिजाइन पीरियड करना उसका, और बहुत सी होता है उसमें। इसमें निर्माण कार्यों पर जाने वाले टेस्ट सीमेंट के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, ये होते हैं IS कोड 4031 के अकॉर्डिंग। पहले तो जो सीमेंट का कलर है वो एकदम ग्रेस होना चाहिए, और जब हम सीमेंट को बैग में हाथ डालते हैं तो हमें ठंडा फील होना चाहिए। और टेस्ट हम एक बकेट में पानी लेना है और उसका एकदम केक जैसा बनाना है सीमेंट को, और उसको धीरे 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 सीमेंट को डालना है नीचे रख के एकदम, ताकि वो फैले ना, पानी में घुले ना, धीरे धीरे ध्यान देना। उसको 24 घंटे के लिए उसी में रहने देना है, पानी में डूबा हुआ। और वो जब स्ट्रेंथ उसने कुछ निकाल के देखना, हमें चेक करना है, उसने कुछ लेवल की स्ट्रेंथ गेन कर लेना चाहिए, और वो जो केक बना वो वैसे ही शेप में रहना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक सीमेंट का। तो ललित जी, सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग बनाने का काम होता है। हाँ। तो इसमें OPC और PCC सीमेंट में क्या अंतर है? OPC है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। ये पोर्टलैंड नामक जगह पे बना था इंग्लैंड की 1824 में, जिसे जोसेफ एडस्पिन ने बनाया था। और जो इसके मॉडर्न इन्वेंटर थे वो फ्रेडरिक क्लिन थे। इसको IS कोड 269 2015 के अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 हिस्से जो IS कोड 269 में रहते हैं, एक रहता है 33 ग्रेड का, एक रहता है 43 ग्रेड का, एक रहता है 53 ग्रेड का। जो 33 ग्रेड रहता है उसको अगर अपन उसकी 28 दिन के बाद क्यूरिंग करने के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ आती है 33 किलो न्यूटन आती है, न्यूटन mm² आती है, सॉरी, उस कारण से उसे 33 ग्रेड में रखा गया। और 43 को भी जो 28 दिन के बाद क्यूरिंग करने के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है उसकी 99% आती है, 43 न्यूटन mm² आती है। और 53 की भी जो क्यूरिंग करने के बाद आती है उसकी जो स्ट्रेंथ आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 53 न्यूटन mm² आती है। और PPC जो सीमेंट है पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट, ये बहुत ज्यादा कॉमन सीमेंट है, अपन घर में भी उसको यूज करते हैं। जो आजकल जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क है बिल्डिंग्स वगैरह में, ये पोजोलैनिक मटेरियल से बना होता है। जैसे जो आजकल एस निकल रही है
थर्मल पावर प्लांट से, इस टाइप के पोजोलैनिक मटेरियल से बना होता है। इसके लिए इसे पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट कहते हैं। तो ललित जी, क्या आपने किसी साइट पर इंटर्नशिप की है? हाँ, करी है मैंने। हमने एक साइट पे करी थी बिल्डिंग वर्क के, जिसमें हमने एस्टिमेशन निकाला था उस बिल्डिंग का। एस्टिमेशन मीन? एस्टिमेशन जो होता है निर्माण कार्य में कितनी लागत लगने वाली है, प्रोबेबल कॉस्ट बता देता है एक निर्माण कार्य की। मतलब एक अंदाजा हो जाता है जो कंप्लीट, जिस टाइम पीरियड पे कंप्लीट होने वाला है प्रोजेक्ट, उस टाइम पीरियड का भी एक अंदाजा हो जाता है। इसमें 3 चीज मेन रहती है, 3M भी बोलते हैं इसमें, मैन पावर, मशीन और जो मटेरियल यूज हो रहा है। इस 3 चीज को मेन लेते हैं और ये बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन हो गया, डिटेल एस्टिमेशन हो गया। प्लिंथ एरिया में बस हम प्लिंथ एरिया को कंपेयर करके उसका एस्टिमेशन निकालते हैं, पर डिटेल एस्टिमेशन में हर एक चीज डिटेल में दी होती है, RCC वर्क से लेके हर एक चीज। और जो डिटेल एस्टिमेशन रहता है वो एकदम डिटेल में रहता है, इस कारण से उसकी कॉस्ट जो है लगभग सेम आती है और प्लिंथ एरिया की नहीं आ पाती है। तो ललित जी बताइए, आपने फाइनल ईयर में क्या प्रोजेक्ट बनाया था और उसका मकसद क्या था? मैम, जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये प्रोजेक्ट का जो स्कोप था, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, जो आज के समय में इंडिया जो है 4 जोन में डिवाइड है भूकंप के क्षेत्रों में। तो जो नॉर्थ ईस्ट और जो दिल्ली साइड जो क्षेत्र आता है वहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। इस कारण से हमने प्रोजेक्ट बनाया है और ये प्रोजेक्ट मतलब जो भूकंप आते हैं तो उसका बिल्डिंग जो रेजिस्टेंस कर सके, गिरे ना, इसके लिए इसमें बहुत से हमने आइडियाज दिए, जैसे शेयर वॉल किस प्रकार से प्रोवाइड करें, कौन कौन सा IS कोड को अपना रेफरेंस मारे, इस प्रकार से हमने हमारे प्रोजेक्ट में दिया है। आप फिर 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? इस सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग पे जैसे जूनियर इंजीनियर रहता है, फिर असिस्टेंट इंजीनियर रहता है, तो उसके ऊपर सब इंजीनियर रहता है, ऐसे करके एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट रहती है, सबसे जो टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो मैं सब इंजीनियर तक के तो पहुंचना चाहूंगा 5 साल बाद, और उसके और 5 साल बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट में पहुंचना चाहूंगा। डायरेक्टर जनरल जिसे कहते हैं आम भाषा में, कोई भी प्रोजेक्ट को जो पूरा मैनेजमेंट होता है उन्हें देखना पड़ता है, प्रोजेक्ट में क्या लग रहा है क्या नहीं, मतलब टोटल लोड प्रोजेक्ट का उन्हीं के ऊपर रहता है। एक प्रोजेक्ट को मैनेज किस हिसाब से और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहे। तो ललित जी, हमारे युवा साथी आपसे जानना चाहेंगे कि इस इंजीनियरिंग में फ्यूचर में कितना स्कोप है जिससे कि वे भी फील्ड में जा सके? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कि आगे आने वाले साल में भारत जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको लेके बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और लॉन्च हुए, जैसे जो NHAI है, तो अपने हाईवे मिनिस्टर अथॉरिटी है जिनके पास नितिन गडकरी जी, उनने और बहुत से प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे वगैरह ढूंढे, जो अटल ब्रिज बना है, इस टाइप के प्रोजेक्ट अभी इंडिया में बहुत से आएंगे। तो आगे चल के इस फील्ड में बहुत से स्कोप है। और जैसे प्लांट्स वगैरह, अभी न्यूक्लियर प्लांट भारत सरकार ने सोचा है कि हर एक राज्य में एक न्यूक्लियर प्लांट होना चाहिए, और उसका जो दीजिए इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।